कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और विशाल ब्रह्मांडीय दृश्य से होती है। गहरे अंतरिक्ष की असीम शून्यता के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली आसमानी प्राणी दिखाई देता है, जिसे स्काई एलियन या सेलेस्टियल कहा जाता है। उसका नाम अरिशेम था। ये वही शक्तिशाली सत्ता थी जिसने ब्रह्मांड में कई ग्रहों और तारों को जन्म दिया था। अरिशेम ने सबसे पहले सूरज का निर्माण किया और उसके बाद चांद को अस्तित्व में लाया। सूरज की रोशनी फैलते ही ब्रह्मांड के कई हिस्सों में जीवन की संभावना पैदा होने लगी। इसी रोशनी के प्रभाव से हमारी पृथ्वी भी धीरे धीरे विकसित होने लगी। धरती पर जीवन का विस्तार शुरू हुआ और समय के साथ यहाँ इंसान और दूसरे जीव पैदा होने लगे। लेकिन ब्रह्मांड में सब कुछ शांत नहीं था। इसी दौरान गहरे अंतरिक्ष से कुछ बेहद अजीब और डरावने जीव दिखाई देने लगे। इन जीवों को डेविएंट्स कहा जाता था। उनका स्वरूप किसी भी सामान्य जीव जैसा नहीं था। उनका शरीर विचित्र था और वे बेहद खतरनाक और हिंसक थे। जब ये डेविएंट्स पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने इंसानों और जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। वे जीवित प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। धीरे धीरे ये जीव पृथ्वी के लिए एक बड़ी समस्या बन गए और इंसानों का जीवन खतरे में पड़ने लगा। कहानी हमें 7,000 साल पहले के समय में ले जाती है। उस समय पृथ्वी पर सभ्यता अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में थी। कुछ पुराने लोग समुद्र के किनारे मछली पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके लिए यह एक सामान्य दिन था और वे अपने जीवन की साधारण गतिविधियों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक समुद्र के पानी में हलचल होने लगती है। पानी के भीतर से एक भयावह डेविएंट जीव बाहर निकलता है। वह बेहद तेजी से उन लोगों पर हमला कर देता है। लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। डेविएंट्स इंसानों को अपना शिकार बनाते हुए बेरहमी से हमला करते हैं। वह डरावना जीव एक आदमी को पकड़कर उसे खा जाता है। उसके बाद उसकी नज़र पास खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब उस बच्चे को बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसी समय आसमान से एक शक्तिशाली योद्धा धरती पर उतरता है। वह एक इटर्नल था। उसे अरिशेम ने विशेष रूप से पृथ्वी की रक्षा के लिए भेजा था। इस इटर्नल का नाम इकारिस था। वह बेहद ताकतवर और साहसी था। उसकी आंखों से लेजर जैसी तेज रोशनी निकल सकती थी, जो किसी भी दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकती थी। इसके अलावा वह हवा में उड़ने की भी क्षमता रखता था। इकारिस तुरंत उस डेविएंट पर हमला करता है और अपनी लेजर शक्ति से उसे खत्म कर देता है। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक आसपास और भी कई डेविएंट्स दिखाई देने लगते हैं। इसी समय आसमान से बाकी इटर्नल्स भी धरती पर उतरते हैं। वे सभी मिलकर उन खतरनाक डेविएंट्स से लड़ाई शुरू कर देते हैं। हर इटर्नल के पास अलग अलग शक्तियां थीं और वे मिलकर उन जीवों का सामना कर रहे थे। इंसान जब इन शक्तिशाली योद्धाओं को देखते हैं तो पहले डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन है और क्यों उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि ये उनके रक्षक हैं। इटर्नल्स में से एक का नाम ड्रोइग था। उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। वह इंसानों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था। वह चाहे तो किसी भी इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार सोचने और करने पर मजबूर कर सकता था। ड्रोइग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोगों को शांत करता है और उन्हें डरने से रोकता है। इसके बाद इटर्नल्स इंसानों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इंसान भी उन्हें अपना साथी मानने लगते हैं। समय बीतने के साथ इटर्नल्स धरती पर इंसानों के साथ रहने लगते हैं। वे सिर्फ उनकी रक्षा ही नहीं करते, बल्कि उनकी सभ्यता को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इंसानों की टेक्नोलॉजी और ज्ञान को बेहतर बनाने में भी इटर्नल्स का बड़ा योगदान था। लेकिन इंसानों के बीच अक्सर झगड़े और युद्ध होते रहते थे। जब भी लोग आपस में लड़ते तो ड्रोइग अपने दिमाग नियंत्रित करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करता। इटर्नल्स का लीडर उसे ऐसा करने से मना करता है। उसका कहना था कि उन्हें इंसानों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ डेविएंट्स से इंसानों की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। सेलेस्टियल्स का आदेश साफ था।
इटर्नल्स को इंसानों की आबादी बढ़ाने और उनकी सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद करनी थी, लेकिन उनके आपसी मामलों में दखल नहीं देना था। ड्रॉइग इस नियम से खुश नहीं था। उसे लगता था कि अगर वह इंसानों के दिमाग को नियंत्रित करके उन्हें लड़ने से रोक सकता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए। लेकिन बाकी इटर्नल्स इससे सहमत नहीं थे। आखिरकार उनके लीडर अजाक ने ड्रोग से कहा कि अगर वह अलग रास्ता चुनना चाहता है तो वह आजाद है। वह जहां चाहे जा सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकता है। इसके बाद ड्रुइग शहर छोड़कर चला जाता है। समय बीतता है और कहानी वर्तमान समय में पहुंच जाती है। अब 7,000 साल बीत चुके थे, लेकिन इटर्नल्स की उम्र बिल्कुल नहीं बदली थी। वे अब भी वैसे ही दिखते थे जैसे हजारों साल पहले थे। इसी दौरान हमें एक इटर्नल दिखाई देती है जिसका नाम सेर्सी है। सेर्सी आज के समय में एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। वह सामान्य इंसानों की तरह जीवन जी रही थी। एक दिन जब वह स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त बच्चों को संभाल रही थी, क्योंकि उसे आने में देर हो गई थी। सेर्सी अपनी दोस्त को धन्यवाद देती है कि उसने इतने समय तक बच्चों का ध्यान रखा। लेकिन उसी समय अचानक एक भूकंप आता है। भूकंप के कारण स्कूल की एक बड़ी मूर्ति गिरने लगती है और वह सीधे एक छात्र के ऊपर गिरने वाली होती है। सब लोग घबरा जाते हैं। तभी सेर्सी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। वह उस भारी मूर्ति को छूती है और उसे तुरंत रेत में बदल देती है। इस तरह वह बच्चे की जान बचा लेती है। सेर्सी के पास एक विशेष शक्ति थी। वह धातु या कठोर वस्तुओं को छूकर उन्हें किसी और पदार्थ में बदल सकती थी, जैसे रेत या पानी में। उस रात सेर्सी अपनी दोस्त के साथ एक क्लब में जाती है। वहां एक और इटर्नल दिखाई देता है जिसका नाम स्प्राइट है। स्प्राइट की शक्ति बहुत अनोखी थी। वह किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता था और भ्रम पैदा कर सकता था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। जो भी व्यक्ति उसके शरीर को छूता था, उसके शरीर से रोशनी निकलने लगती थी। इसी वजह से वह 7,000 सालों से अकेला था और कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाया था। क्लब में सेर्सी अपनी दोस्त का जन्मदिन मना रही होती है। वे दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक खतरनाक डेविएंट वहां आ जाता है। वह सीधा सेर्सी की दोस्त पर हमला कर देता है। माहौल अचानक डर और अफरा तफरी से भर जाता है। सेर्सी तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और उस जीव के पैरों को रेत में बदलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। उसकी दोस्त घबराकर पूछती है कि यह आखिर क्या है। सेर्सी उसे बताती है कि यह डेविएंट है, लेकिन उसकी दोस्त हैरान होकर कहती है कि ऐसे जीव तो कई साल पहले खत्म हो चुके थे। इसी बीच वह डेविएंट खुद को रेत से छुड़ा लेता है और वहां से भाग जाता है। सेर्सी और स्प्राइट उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी इकारिस वहां पहुंच जाता है और उस जीव पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान उन्हें पता चलता है कि उस जीव के पास खुद को ठीक करने की क्षमता भी है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी शक्ति सिर्फ उनके लीडर अजाक के पास थी। इसका मतलब था कि डेविएंट्स पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इकारिस उस जीव पर फिर से हमला करता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि इकारिस ने 5,000 साल पहले सेर्सी से शादी की थी, लेकिन 2,000 साल पहले उसने सेर्सी को छोड़ दिया था और कहीं चला गया था। सेर्सी अपनी दोस्त से कहती है कि अब उसे जाना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि अगर वह सुपर हीरो है तो जब दुनिया को जरूरत थी तब वह कहाँ थी। सेर्सी जवाब देती है कि उन्हें सिर्फ डेविएंट्स से लड़ने के लिए भेजा गया था। उन्हें किसी और मामले में दखल देने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद वे अपने लीडर अजाक से मिलने का फैसला करते हैं ताकि उसे बता सकें कि डेविएंट्स फिर से लौट आए हैं। जब वे अजाक के घर पहुंचते हैं तो एक भयानक सच्चाई सामने आती है। अजाक मर चुका था। ये पहली बार था जब किसी इटर्नल की मौत हुई थी। उन्हें समझ आता है कि वही डेविएंट जिसने उन पर हमला किया था, उसने ही अजाक को मार दिया। और इतना ही नहीं, उसने उसकी शक्तियां भी चुरा ली थीं।
अजाक की गर्दन से एक चमकता हुआ पत्थर निकलता है और वह सीधे सेर्सी के शरीर में समा जाता है। इसका मतलब था कि मरने से पहले अजाक ने सेर्सी को इटर्नल्स का नया लीडर चुन लिया था। अब सेर्सी सीधे अरिशेम से संपर्क कर सकती थी। अब उसे बाकी इटर्नल्स को इकट्ठा करना था ताकि वे मिलकर इस नए खतरे का सामना कर सकें। इसके बाद वे किंगो के पास जाते हैं। किंगो अपनी उंगलियों से आग की ऊर्जा के गोले निकाल सकता था। वह अब एक बड़ा फिल्म स्टार बन चुका था और कई फिल्मों में काम कर रहा था। जब किंगो को पता चलता है कि उनका लीडर अजाक मर चुका है, तो वह बहुत दुखी हो जाता है। आखिरकार वह अपने मैनेजर की सलाह पर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे सब किंगो के प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा मृत डेविएंट मिलता है। इसके बाद वे गिलगमेश और थेना से मिलते हैं और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है।